इसी में है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। आज देखिए कितना हो पाता है। महात्मा गांधी का जीवन परिचय। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869। और देखिए गांधी जी की जो नीतियां थी वो सत्य और अहिंसा वाली नीतियां थी। आगे बताएंगे, वहां पर जाएंगे तो। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड कब गए? 1888। 1888। और वापस रिटर्न हुए 1891। 1888 में गए थे और वापस रिटर्न हुए थे 1891 में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? देखिए महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम था माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उन्होंने अपनी आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखी थी। कौन भाषा में? गुजराती। हो सकता है इसका आंसर ए दिया हुआ हो, ए को काट करके बी कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा बी। इसका उत्तर में गलत दिया हुआ है। ठीक है, आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और कौन आंदोलन की सफलता पर? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर। चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर। और जानते हैं चंपारण सत्याग्रह जब महात्मा गांधी कर रहे थे तो इस दौरान जो है इन्हें, महात्मा गांधी को भोजन पर एक अंग्रेज अधिकारी बुलाया था। और भोजन पर जो अंग्रेज अधिकारी बुलाया था उसका नाम था इरविन, लॉर्ड इरविन, जो कि बाद में जाकर भारतीय वायसराय भी बने थे। और इरविन 1926 से 1931 ईस्वी तक जो है वायसराय के पद पर रहे थे। तो इरविन चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को खाना पर बुलाए। और इरविन का कुकमैन था, यानी इरविन का खाना बनाता था बतक मियां। समझ गए? बतक मियां इरविन का कुकमैन था जो खाना बनाता था। महात्मा गांधी एक तो पहले जाने के लिए तैयार नहीं हुए और महात्मा गांधी उपवास का ये दिए, हवाला दिए कि नहीं हम उपवास पे हैं इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे। तो फिर इरविन ने आग्रह किया दूध पी लीजिए। और इरविन के आग्रह पर गांधी जी दूध पिए। और इरविन ने बतक मियां को कह दिया था कि ऐसा करना, दूध में जो है जहर मिला देना। लेकिन बतक मियां ने इरविन के आदेश को नहीं माना और दूध में जहर नहीं मिलाया। और इसलिए कहा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतक मियां ने महात्मा गांधी का जान बचाया। अगर मान लिया जाए कि इरविन के आदेश पर बतक मियां दूध में जहर दे देता और गांधी जी दूध पीते तो स्वाभाविक सी बात है मर जाते। उस समय का जो हमारा ये था, यानी चिकित्सालय व्यवस्था था, उतना ज्यादा डेवलप तो नहीं था कि गांधी जी बच जाते। समझ गए? तो बतक मियां ने गांधी जी का जान बचाया था। समझे? तो आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? फिनिक्स बस्ती की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? हिंद स्वराज में। किसमें? हिंद स्वराज में। हिंद स्वराज में। और हिंद स्वराज में ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और बेसिया औरत से किया था। आपको बताए हैं, लिखाए भी हैं। ठीक है। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है हड़ताल को। सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है हड़ताल को। हड़ताल को गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? हिंसा का गरीबी का अस्थायित्व। गरीबी का अस्थायित्व। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? आप याद कीजिए, आपको बताए हुए हैं। जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो बीच में पड़ता था सेंट पीटर मारिट्सबर्ग। सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर जो है गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। पीटर मारिट्सबर्ग। आगे, एमके गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिए? महात्मा गांधी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन। और 1901 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? दिनसा वाचा। दिनसा वाचा ने किया था। दिनसा वाचा ने किया था। और इसके बाद जो है आपको दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तब आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। और लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार। और 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में
जो है कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था? 1919 का अमृतसर अधिवेशन। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिए थे? अमृतसर अधिवेशन 1919। और इसके बाद जो है आगे बताइएगा कि जो है 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? वीर राघवाचारी ने किया था। आगे, गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सेवा धर्म अपनाया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दी लास्ट नामक पुस्तक के प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। समझ गए? ये जो इस पुस्तक का जो ये संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, इस संदेश ने महात्मा गांधी के जीवन को बदल डाला। यानी आंसर हो जाएगा बी। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब कौन एक गलत है? कौन सा एक सही नहीं है मतलब कौन एक गलत है? वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, सही है। केंद्रीयकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, ये भी सही है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, सही है ये। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, गलत है। आंसर डी, यही गलत है। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, यानी निवेश कम करे उत्पादन अधिक हो जाए, अधिक लोगों के लिए ताकि हो सके। आंसर डी। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे? मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे। और जिन्ना महात्मा गांधी को सावधान नहीं किया था, बल्कि जिन्ना महात्मा गांधी को मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करने देना चाहता था। इसलिए इस प्रकार का चीज जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा गांधी जी को लेकर के जो है कहा गया और कोई खास वजह नहीं था। आगे, गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। आंसर ए। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की? 1894 में। गांधी जी किसके सहयोग से 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की? आपको कालेनबाग के मदद से 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म और 1904 में फिनिक्स फॉर्म। कालेनबाग की मदद से जो है टॉल्स्टॉय फॉर्म गांधी जी स्थापित किए थे। आगे विचार कीजिए। 1906 ईस्वी में गांधी जी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया और एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा। हाँ। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन के कारण अफ्रीकी सरकार द्वारा 1914 ईस्वी में अधिकांश काले कानूनों को रद्द कर दिया गया। हाँ, ये भी सही है, दोनों सही है। आंसर 1 और 2 दोनों। आगे, सन 1893 में गांधी जी किस व्यवसायी के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? दादा अब्दुल्ला। नेक्स्ट, इंडियन रिलीफ एक्ट कब पारित हुआ? इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 में पारित हुआ है, 1914। गांधी जी सर्वप्रथम जेल गए थे 1908 में। 1906 में तो पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किए थे और सत्याग्रह शब्द को उन्होंने गढ़ा था। पहली बार जेल गए थे वे 1908 में दक्षिण अफ्रीका में। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना गांधी जी ने वर्ष 1923 में की थी। वर्ष 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना सन 125 ईस्वी में किसने किया था? सन 125 ईस्वी नहीं होगा, 1925 ईस्वी होगा। टाइपिंग एरर है, 1925 ईस्वी होगा, 1925 ईस्वी। ठीक है, तो अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना सन 1925 ईस्वी में किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। आगे, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का लेखक कौन था? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का लेखक था महात्मा गांधी। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में महात्मा गांधी ने किया। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में महात्मा गांधी ने किया
अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 में महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी द्वारा यंग इंडिया का प्रकाशन 1932 में नहीं, गांधी जी के द्वारा 1932 ईस्वी में हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया था। हरिजन पत्रिका 1932 में हरिजन निकाला गया था। हरिजन नामक पत्रिका जो है महात्मा गांधी 1932 में निकाले थे। अगर बात हम लोग यंग इंडिया की करें तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका निकालना प्रारंभ 1918-19 ईस्वी से ही कर दिया था। 1918-19 ईस्वी से ही महात्मा गांधी यंग इंडिया नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ कर दिए थे। वही 1932 में हरिजन नामक पत्रिका निकाले थे। यही गलत है, अर्थात आंसर यही हो जाएगा, डी ही उत्तर हो जाएगा। आगे, किसने कहा है गांधी जी ताजी हवा के उस झोंके की तरह आए जिसने हमारे लिए खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। वे प्रकाश की उस किरण की तरह आए जो अंधकार में बैठ गई और जिसने हमारी आंखों के सामने से पर्दे को हटा दिया। वे उस बवंडर की तरह आए जिसने बहुत कुछ को, विशेषकर श्रमिकों के दिमाग को उलट पलट दिया। गांधी जी को लेकर यह स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का था, जवाहरलाल नेहरू का। गांधी जी ने निम्न में से किस पुस्तक में स्वराज की व्याख्या की है? हिंद स्वराज में, हिंद स्वराज में। आगे, अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्यों प्रदान किया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसलिए प्रदान किया था क्योंकि महात्मा गांधी ने भारतीय नवयुवकों को ब्रिटिश सेना में शामिल होकर प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने को लेकर प्रोत्साहित किया था। इसी वजह से अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केसर हिंद की उपाधि वापस दी थी। और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान केसर हिंद की उपाधि को वापस तब लौटा दिया जब अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करना शुरू किया। समझ गए? तो आंसर हो जाए, हाँ, इसी कारण बोला जाता है सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो आंसर हो जाएगा बी, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय युवकों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने हेतु। नीचे से लिखिएगा, पता नहीं बताए होंगे निश्चित तौर पर। असहयोग आंदोलन के दौरान केसर हिंद की उपाधि वापस लौटा, लिखाना नहीं ना है, जानते हैं ना? हाँ। आगे, गिलबर्ट मूरे ने हिबर्ट जर्नल नामक पत्रिका में किसके बारे में यह कहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसे इंद्रिय सुख की चाह नहीं है, उसे धन, ऐश्वर्य, सुख, प्रशंसा व प्रोन्नति की चाह नहीं है, लेकिन जो वह सही मानते हैं उसे करने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। वह एक खतरनाक एवं कष्टप्रद शत्रु थे, क्योंकि उनके शरीर को नियंत्रित किया जा सकता था, उनकी आत्मा एवं आत्मबल को नहीं। यह महात्मा गांधी को लेकर कहा गया। महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों से लिए जा रहे पोल टैक्स की निंदा किस वायसराय ने की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने। ऑनलाइन चल रहा है जी, चल रहा है। शुरू में बेवजह का डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से काल कर्मानुसार कौन सी घटना बाद में घटित हुई है? गांधी जी द्वारा इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन 1903 में हुआ था। 1903 में। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन रिलीफ एक्ट पारित होना 1914 में। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु, गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी का भारत आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात की और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत भ्रमण पर चले गए। तो सबसे बाद में क्या कौन सी घटना घटित हुई? गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु। आंसर सी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हुआ है। लेकिन जनवरी के बाद हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले का निधन जनवरी के बाद हुआ है, 1915 में ही हुआ है, लेकिन माह ध्यान में ना है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। आगे, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है प्लेग, जीवाणु का वाहक, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन, समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, दुर्घटनाओं का वाहक। 1, 2 और 3। आगे, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। ध्यान से समझिएगा। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं। यह स्टेटमेंट रविन्द्रनाथ टैगोर का है और यह स्टेटमेंट रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर दिया और यह स्टेटमेंट देते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अंग्रेजों द्वारा दी गई सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, करमचंद गांधी दीवान थे। पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, उपर्युक्त सभी राज्य के लौटा दी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट,
करमचंद गांधी दीवान थे, पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, उपर्युक्त सभी राज्य के। करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता थे, वे पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर सभी राज्यों के दीवान थे। फिनिक्स फॉर्म कहां है? फिनिक्स फॉर्म है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, और टोल्स्टॉय फॉर्म है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, और नटाल कांग्रेस स्थापित किया था दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में। एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। निम्न में से गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। और देखिए, सत्य और अहिंसा के बल पर ही महात्मा गांधी ने, जो है आपको देश को आजाद करवाया, एक प्रकार से कहिए तो गांधी जी सत्य और अहिंसा के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ गए। इस बात को लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन काफी प्रभावित थे, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी को लेकर यह कहा, आने वाले वर्षों में लोग विश्वास नहीं करेंगे कि महात्मा गांधी जैसे लोग भी इस पृथ्वी पर आए थे, इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका। तो नीचे से एक लाइन लिखिएगा, महात्मा गांधी को लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह विचार दिया कि आने वाले वर्षों में लोग विश्वास नहीं करेंगे कि गांधी जैसे व्यक्तित्व भी इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे। गांधी जैसे व्यक्तित्व भी इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे। गांधी जैसे व्यक्तित्व भी इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे। गांधी जैसे व्यक्तित्व भी इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे। गांधी जैसे व्यक्तित्व भी इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे। गांधी जैसे व्यक्तित्व भी इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे। फुल स्टॉप। आगे, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, आत्मविलीनीकरण, सत्य की प्राप्ति का रास्ता, सत्य की प्राप्ति का रास्ता, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही है? समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? हड़ताल। हड़ताल। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत है, गलत है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। इसमें गलत है ए नंबर, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसर ए। नेक्स्ट, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बतलाया था? आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? लगभग 21 वर्ष रहे थे। आप सब लोग जानते हैं 1893 में गए और 1915 में आए, लेकिन 1915 में तो शुरू में ना आ गए, 9 जनवरी 1915 को ही आ गए, तो 1914 तक रहे। तो 1893 प्लस 7 कीजिएगा तो 1900, और 1914 यानी 14 प्लस 7 21 हो जाएगा, 21 वर्ष होगा, घटाइएगा ना आप अपना, 21 वर्ष। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 9 जनवरी 1915, और इसलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आगे, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। कौन नगर के बाहर स्थित है?
अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता था सत्याग्रह आश्रम। क्या कहा जाता था? सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, बहुत हो गया। ठीक है, कितना क्वेश्चन है जी इस चैप्टर में? कितना? 700। खत्म तो होवे करेगा, जब इतिहास इतना बड़ा खत्म हो गया तो 700-800 क्वेश्चन क्या है? बहुत को तो लग रहा होगा खत्म होने होगा। ठीक है, खत्म तो होवे करेगा, समझे? और देखिए अगले क्लास में ही खत्म कर देंगे हम इसको। प्रयास 500 तक तो लेकर चलिए जाएंगे, अगले क्लास में 450 क्वेश्चन टारगेट लेके आएंगे, करवा देंगे। ठीक, अगले क्लास में ऑनलाइन वाला तो कर रहे होगा। कितना दूर ऑनलाइन वाला कर रहा है, आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए सुनिए, क्या सुनिए? हां, प्राचीन का कर लिया, कब टेस्ट करते हैं आप लोग? आज प्राचीन का टेस्ट कब रखते हैं? लाइव होगा उस सेंटर से, यहां पर नीचे वाले क्लासरूम में जो है आपको चलेगा, यहां पर भी होगा और वहां पर भी होगा। गांधी युग के प्रश्न के अंतर्गत जो है क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया था। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 51 तथा उसे आगे देखना है। आ जाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है करने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? सबसे पुराना कौन है? साबरमती आश्रम 1916 में खोला गया था, फिनिक्स फार्म 1904 में, वर्धा 1934 में और सदाकत आश्रम 1921 में। 1921 में तो सबसे पुराना इसमें फिनिक्स हो जाएगा, फिनिक्स, समझ गए? और याद भी करते जाना है फटाफट। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? कौन पुराना है? साबरमती आश्रम का महात्मा गांधी, फिनिक्स फार्म, वर्धा, सदाकत। देखिए इस सब आश्रम का संबंध महात्मा गांधी से है, लेकिन साबरमती और फिनिक्स ये दोनों गांधी जी स्थापित किए हैं। और गांधी जी के लिए वर्धा आश्रम जो है जमनालाल बजाज ने स्थापित किया है, और सदाकत आश्रम असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के पटना के दानापुर के दीघा में जो है मजहरुल हक ने स्थापित किया था, मजहरुल हक ने स्थापित किया था। आगे, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता, जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? सत्ता, सत्ता, सत्ता नहीं है, क्योंकि अगर गांधी जी के राजनीति में सत्ता होता तो गांधी जी स्वयं भी जो है सत्ता को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते, लेकिन कभी भी गांधी जी को पढ़ते हुए इस बात का एहसास नहीं होगा कि गांधी जी ने सत्ता के लिए कुछ भी किया। तो गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? तो सत्ता विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। आंसर ए होगा, ए होगा। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। तो निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? बताइए तो। मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? आगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों के होलिका दहन का आह्वान किया तो लोग विदेशी वस्त्रों का होलिका दहन करने लगा। तो फिर इसका विरोध रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब विरोध किया तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जवाब देते हुए महात्मा गांधी ने यह कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, सबसे बड़ा व्यवहार है। तो यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी का है।
ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। तो ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को क्या समझता था, क्या समझता था। नेक्स्ट, ई प्रश्न तो पता नहीं बिहार दरोगा का इतना फेवरेट है, जो कल परसों में परीक्षा हुआ है उसमें भी ई प्रश्न पूछा गया है, उससे पहले बिहार दरोगा परीक्षा में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, समझ गए। ये बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है बिहार दरोगा का। तो इसमें सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेरा, फिर असहयोग, समझ गए। 1 2 3 4 इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अरे आप पढ़े हैं महाराज, समझ गए। 1 2 3 4 उत्तर होगा, कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना है। चंपारण 1917 में, अहमदाबाद 1918 में, खेरा 1918 में। लेकिन हम आपको बताए हुए हैं पहले बाद में को, यानी पहले अहमदाबाद बाद में खेरा, और असहयोग तो 1920 में हुआ है। तो आंसर 1 2 3 4 होगा ना। 3 सितंबर वाला परीक्षा में भी पूछा है। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले खान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को कहा था कि 1 वर्ष तक जो है खुले कान पर मुंह बंद कर जो है आप भारत में समय व्यतीत कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? महात्मा गांधी कहा करते थे। कौन कहा करते थे? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? यह स्टेटमेंट भी महात्मा गांधी का ही है। महात्मा गांधी। आगे, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहां दिया था? वाराणसी में दिया था। कहां दिया था? वाराणसी में। बीएचयू के उद्घाटन समारोह में दिए थे। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही है? गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में 1903 में किया था। दक्षिण अफ्रीका में 1903 में किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब कौन एक गलत है? यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। गांधी जी ने निम्न में से किसकी तुलना गंगा से की थी? गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से की थी। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से की थी। फिर गांधी जी ने फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से की, और गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक की तुलना समुद्र से की। बाल गंगाधर तिलक की तुलना समुद्र से की। किसने महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा था? महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय ने कहा था। मदन मोहन मालवीय ने। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? गांधी जी को प्रदान किए गए उपाधि और उपाधि प्रदानकर्ता का नाम। जादूगर शेख मुजीबुर रहमान, सही है। बापू जवाहरलाल नेहरू, सही है। और नंग फकीर विंस्टन चर्चिल, सही है। आधुनिक युग का अजात शत्रु चित्तरंजन दास, नहीं। महात्मा गांधी को आधुनिक युग का अजात शत्रु कहा है राजेंद्र प्रसाद ने। किसने कहा है? राजेंद्र प्रसाद ने। महात्मा गांधी को आधुनिक युग का अजात शत्रु कहा है राजेंद्र प्रसाद ने। यही सुमेलित नहीं है, मतलब यही गलत है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डी। क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया? गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया था। एनजी रंगा ने किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया था? फ्रैंक सलाय। किसकी अध्यक्षता में? फ्रैंक सलाय। चंपारण एग्रेरियन कमेटी ने अंग्रेजी जमींदार को अवैध रूप से वसूले गए राशि का कितना प्रतिशत चंपारण के किसानों को वापस करने की घोषणा किया? 25%। कितना प्रतिशत? 25%। महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया था? चंपारण से किया था। कहां से किया था? चंपारण से। 1916 ईस्वी में गांधी जी को नील किसानों की पीड़ा निवारण हेतु आमंत्रित करने वाला व्यक्ति कौन था? राजकुमार शुक्ल। कौन था? राजकुमार शुक्ल। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने आंदोलन करना शुरू किया था अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट कानून के विषय में बोल रहा है। रॉलेट एक्ट कानून लागू हुआ मार्च 1919। खेड़ा आंदोलन 1918, चंपारण 1917, अहमदाबाद मिलों की हड़ताल 1918। कंफ्यूजन होगा खेड़ा और अहमदाबाद में, आप जानते हैं पहले अहमदाबाद हुआ है बाद में खेड़ा हुआ है, कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसमें 3 4 2 1 होगा।
3 4 2 1, यानी आंसर ए होगा। होगा। अधोलिखित में से कौन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी के साथ थे? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी के साथ अनुसुईया बेन थी। अनुसुईया बेन। निम्न में से कहां 19वीं सदी के अंत में रासायनिक रंगों का विकास हो गया था जिससे भारतीय कृषकों द्वारा उगाए गए नील की मांग ठप हो चुकी थी? जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी में। तो कहां 19वीं सदी के अंत में रासायनिक रंगों का विकास हो गया था जिससे भारतीय कृषकों द्वारा उगाए गए नील की मांग ठप हो चुकी थी? जर्मनी में। आगे, निम्नलिखित में से किसने खेरा सत्याग्रह के दौरान जांच पड़ताल कर यह निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज है? महात्मा गांधी, विठल भाई पटेल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य, उपर्युक्त सभी। सब उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। खेरा सत्याग्रह में गुजरात सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्न में से कौन इस समय इसके अध्यक्ष थे? इस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो खेरा सत्याग्रह में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? गुजरात सभा ने। और गुजरात सभा ने जो खेरा सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था उस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। तो खेरा सत्याग्रह में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? उस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। चलिए इसको बताइए पहले क्या होगा? 1 3 2। 1 3 2 होगा। 1 3 2। गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन प्रारंभ किया था चंपारण में। कहां? चंपारण में। गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह किसानों के समर्थन में ही ना किया था जी। गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह किसानों के समर्थन में किया था। आंसर चंपारण सत्याग्रह की गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन प्रारंभ किया था चंपारण में। कहां? चंपारण में। गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह किसानों के समर्थन में ही ना किया था जी। गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह किसानों के समर्थन में किया था। आंसर चंपारण हो जाएगा। खेरा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी? खेरा आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? देखिए हुआ क्या था, खेरा गुजरात में पड़ता है। हुआ यह था कि खेरा में जो है आपको फसल बर्बाद हो गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है खेरा के किसानों से जबरदस्ती कर की वसूली की जा रही थी। तो फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसान यह चाहते थे कि कर माफ कर दिया जाए उनको, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कर की वसूली की जा रही थी। इसी वजह से खेरा के किसानों के समर्थन में महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह का आयोजन किया था। अर्थात आंसर हो जाएगा ए। खेरा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी? फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा करों की माफी। तो खेरा आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है? चंपारण क्षेत्र में बागान मालिक विरोधी असंतोष और आंदोलन की लंबी परंपरा रही थी। हां। महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण के खेतीहरों की शिकायतों को पूरे भारत में प्रचार मिला। हां। चंपारण के खेतीहरों ने चीनी पर अत्यधिक करारोपण का विरोध किया। नहीं। नहीं, चंपारण के किसानों को चीनी से कोई लेना देना ही नहीं था, उसको नील की खेती से लेना देना था। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति को सर्वप्रथम प्रयोग कहां और कब किया? अहमदाबाद में वर्ष 1918 में। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली थी रस्किन से। किससे मिली थी? रस्किन से। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली? रस्किन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। आगे, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संघर्ष और संघर्ष का संबंध। चंपारण सत्याग्रह लगान माफी नहीं, चंपारण सत्याग्रह का संबंध लगान माफी यानी कर माफी से नहीं था, बल्कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है नील की खेती को प्रतिबंधित करने से था। नील की खेती पर रोक लगाने से था। नील की खेती पर रोक लगाने से था। अहमदाबाद मिल हड़ताल श्रम विवाद यानी मजदूर विवाद। हां, यह मजदूर विवाद से था, यह श्रम विवाद से था, क्योंकि मजदूरों को जो प्लेग बोनस दिया जाता था वो प्लेग बोनस दिया जाना बंद कर दिया गया और यही कारण रहा अहमदाबाद मिल हड़ताल का आयोजन हुआ। खेरा सत्याग्रह काश्तकारी की सुरक्षा, किसानों की सुरक्षा नहीं।
सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। एक और तीन, एक और तीन। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? बिहार के नील उत्पादक किसान, बिहार के नील उत्पादक किसान। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है? गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। हाँ, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। हाँ, अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेरा से शुरू किया था, नहीं, चंपारण से शुरू किया था, चंपारण से। कौन कौन सही है? एक और दो। खेरा सत्याग्रह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह सत्याग्रह गांधी जी ने बिहार के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था, नहीं, अकाल पीड़ित किसान के लिए थोड़े चलाया था। जो नील उत्पादक किसान थे, जो नील उत्पादक किसान अंग्रेजों से असंतुष्ट थे, उसके विरुद्ध चलाए थे। गलत है ये। और खेरा सत्याग्रह, यह सत्याग्रह गांधी जी ने बिहार के अकाल पीड़ित, ना, गलत है, फिर भी तो गलत ही है, फिर भी तो गलत ही है। तो खेरा सत्याग्रह के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। यह सत्याग्रह गांधी जी ने बिहार के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया था, नहीं, गुजरात के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया था। गुजरात के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया था। इस सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने थे। हाँ, खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल गांधी जी के अनुयायी बने थे, यह सही है। कौन सा सही है? केवल दो। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? इसमें सबसे पहले चंपारण 1, फिर अहमदाबाद 2, फिर खेरा 3 और असहयोग आंदोलन 4। 1 2 3 4 होगा? 1 2 3 4 रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण। कौन था? चंपारण होगा? 1 2 3 4 रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण। कौन था? चंपारण। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय, उपर्युक्त सभी, सभी से। गांधीवादी विचारधारा रस्किन से भी प्रभावित रही है, थोरो से भी प्रभावित रही है, टॉल्स्टॉय से भी प्रभावित रही है। अर्थात आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर, चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? अहमदाबाद में कौन भाग लिया था? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, मजदूरों के समर्थन में था, तो स्वाभाविक सी बात है मजदूर भाग लिए होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? मजदूर। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? अहमदाबाद संघर्ष। औद्योगिक श्रमिक, औद्योगिक मजदूर से संबंधित था, उद्योग से संबंधित था, तो उद्योग जगत से संबंधित था। अहमदाबाद संघर्ष। कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? देखिए, इसमें खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो सबसे पहले हुई है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/1917 में। तो सबसे पहले हुई है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने, नील कर्मियों के समस्या के समाधान हेतु। हाँ, नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तीन कठिया प्रथा से। किससे? तीन कठिया प्रथा से। चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं बल्कि राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। हाँ थे, यह सही है। कौन सा सही है? केवल दो।
चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं है, बल्कि जयप्रकाश नारायण का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। जयप्रकाश नारायण, ये सही है। कौन सा सही है? केवल 2। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं है, बल्कि जयप्रकाश नारायण का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे। अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण में। कहां? चंपारण में। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? मतलब चंपारण सत्याग्रह के संबंध में गलत है। यह किसानों से जुड़ा था। चंपारण सत्याग्रह किसान से जुड़ा हुआ था, यह सही है। इसने तिनकठिया के विरुद्ध संचालित किया गया था। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी को सहयोग किया था। हाँ, किया था सहयोग, किया था सहयोग। यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया। नहीं, एम के गांधी महात्मा गांधी के द्वारा संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया गया आंदोलन था असहयोग आंदोलन। कौन था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ना कि चंपारण। चंपारण तो एक क्षेत्रीय आंदोलन था। चंपारण आंदोलन का प्रभाव तो सिर्फ और सिर्फ चंपारण के क्षेत्र में रहा था। तो चंपारण एक क्षेत्रीय आंदोलन था, वो कोई संपूर्ण भारतीय स्तर पर होने वाला राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। तो यही गलत है, तो सही नहीं है, मतलब गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी। खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। हाँ, इसलिए खेरा सत्याग्रह किया था। सही है, सही है। ये प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। नहीं, इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं थी, यह गलत है। कौन सा सही है? केवल 1। ओ हिंदू, मुसलमान और सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेज बंदरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो। यह डंडा फौज किस आंदोलन में चर्चा में रही है? यह डंडा फौज रॉलेट सत्याग्रह के दौरान चर्चा में रही है। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान चर्चा में रही है। निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अमृतसर घटनाकांड यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। चोरी चोरा कांड 4-5 फरवरी 1922। 4-5 फरवरी 1922। चंपारण घटनाकांड अप्रैल 1917। अप्रैल 1917। मोपला विद्रोह घटनाकांड 1921। 1921। तो इन घटनाओं में सबसे पहले हुआ है 3 यानी चंपारण, उसके बाद 1 यानी अमृतसर घटनाकांड, और उसके बाद 4 यानी मोपला, और उसके बाद चोरी कांड यानी 2। 3 1 4 2। 3 1 4 2। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? जनरल डायर। जनरल डायर। जनरल ओ डायर के आदेश पर आर डायर ने गोली चलाया था। तो दोनों डायर जिम्मेदार था, लेकिन ज्यादा जिम्मेदार था जनरल ओ डायर, क्योंकि आदेश ओ डायर ने दिया था। ओ डायर के आदेश पर आर डायर ने गोली चलाया था, तो ज्यादा जिम्मेदार ओ डायर था। ऐसे दोनों डायर जिम्मेदार था, लेकिन ज्यादा जिम्मेदार था ओ डायर, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था। जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई है? 1919। 1919। जनरल डायर किस घटना से संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को आम हड़ताल का आयोजन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु गठित तहकीकात समिति के अध्यक्ष कौन थे? तहकीकात समिति के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया था। आमरण अनशन किया था कि भूख हड़ताल किया था? आमरण अनशन भूख हड़ताल में अंतर होता है, समझ गए? तो आमरण अनशन किया था, यह गलत है। रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी तटस्थ रहे थे? नहीं, रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी तटस्थ नहीं रहे थे, बल्कि गांधी जी सक्रिय रहे थे। गांधी जी सक्रिय रहे थे। रॉलेट एक्ट का विरोध गांधी जी ने किया। तटस्थ का मतलब अपने आप को अलग रखना, नहीं, अपने आप को गांधी जी ने अलग नहीं रखा था, बल्कि गांधी जी इसमें सक्रिय रहे थे। समझ गए? तो यह भी गलत है। कौन सा सही है? ना तो 1 ना ही 2, यानी नन होगा उत्तर। हो सकता है इसका उत्तर केवल 1 दिया हो, लेकिन गलत है केवल 1 उत्तर। इसका सही उत्तर होगा डी, नन, कोई नहीं। आमरण अनशन का मतलब होता है, मतलब जिस मांग को लेकर के हम बैठे हैं वो एकदम मान ही लिया जाना चाहिए, नहीं तो हम जो है मर जाएंगे, लेकिन हम अपना ये तोड़ेंगे नहीं। और कौन पूछे थे? एक तो खड़ा होकर के पूछना चाहिए। ठीक है।
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग किस कारण से एकत्रित हुए थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किजलू और सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। आगे, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था? खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करने के लिए। खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था? खलीफा की प्रभुसत्ता को संरक्षित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन से समाचार पन्नों का समुच्चय खिलाफत आंदोलन के दौरान शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरोकारों को प्रतिबंधित करता था? कॉमरेड हमदर्द, जमींदार और अल हिलाल। प्रतिबंधित नहीं, प्रतिबिंबित करता था लिखिएगा, यह गलत है, प्रतिबिंबित करता था, प्रतिबिंबित करता था लिख लीजिएगा, प्रतिबिंबित करता था। आगे, दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा था? कर्नाटक असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा था, कर्नाटक। खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है मतलब कौन सा एक कथन गलत है? खिलाफत आंदोलन की मांग थी कि खलीफा का नियंत्रण अवश्य ही मुसलमानों के पवित्र स्थलों पर बना रहे। खिलाफत आंदोलन में उग्र प्रकृति का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली, शौकत अली तथा मौलाना आजाद जैसे युवा नेताओं द्वारा हुआ था। भारतीय मुसलमान नेताओं ने खिलाफत का एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जिससे भारतीय मुसलमान समुदाय को संगठित किया जा सके। 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति के दिल्ली सम्मेलन ने एक विशाल असहयोग आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें गलत कौन है? रुकिए ना, हो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर डी हो जाएगा, डी गलत है, डी। आगे, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी। हाँ। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। हाँ। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए? नहीं, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुए। साइमन कमीशन आयोग का आगमन भारत में 1928 में हुआ। तो रॉलेट एक्ट को साइमन कमीशन आयोग से कोई लेना देना था ही नहीं, तो गलत है ये। कौन कौन सही है? 1 और 2। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई हत्या कहा था? CF एंड्रयूज। किसने कहा था? CF एंड्रयूज। देखिए, अगर आप इतिहास सही से पढ़े हैं तो क्वेश्चन में आपको नहीं फंसना चाहिए, आपको हर बात बतलाया गया है, समझ गए? निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने। आगे, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भारतीय छात्रों से यह आह्वान किया था कि आप जो है ब्रिटिशों द्वारा स्थापित विद्यालय से अपना नाम कटवा लीजिए और जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हो रही है उसमें जाकर के आप पढ़ाई करना शुरू कीजिए। तो जब भारतीय छात्र ब्रिटिश विद्यालयों से नाम कटवाना शुरू कर दिया था तो भारतीय छात्रों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ही जो है आपको असहयोग आंदोलन के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात पीठ की स्थापना हुई थी। आगे, असहयोग आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। हाँ, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। हाँ, इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी और तिलक स्वराज कोष की ही स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि इस आंदोलन को शुरू करने में बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन जिस तिथि को यह आंदोलन शुरू हुआ उसी तिथि को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया और इसीलिए महात्मा गांधी ने तिलक को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से जो है तिलक स्वराज कोष का गठन किया था। इस आंदोलन के दौरान खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। हाँ, इस आंदोलन के दौरान जो है खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था, यह सही है। कौन कौन सही है? उपर्युक्त में सभी 1, 2 और 3। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में तिथि को यह आंदोलन शुरू हुआ उसी तिथि को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया और इसीलिए महात्मा गांधी ने तिलक को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से जो है तिलक स्वराज कोष का गठन किया था। इस आंदोलन के दौरान खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। हाँ,
इस आंदोलन के दौरान जो है खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था, यह सही है। कौन कौन सही है? उपर्युक्त में सभी 1, 2 और 3। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना 1918 में हुई। इंडियन लिबरल एसोसिएशन यानी भारतीय उदारवादी संघ हिंदी में स्थापना हुई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? इस संगठन की स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से संबंधित है। देखिए क्या हुआ था, समझिएगा। हुआ यह था, अगस्त 1917 में भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने एक प्रस्ताव रखा था जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। और अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया था कि ब्रिटिश यह प्रयास करेगा कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार का गठन किया जा सके। ब्रिटिश यह प्रयास करेगा कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार का गठन किया जा सके। यह मॉन्टेग्यू घोषणा में था। और फिर मॉन्टेग्यू घोषणा को लेकर कांग्रेस की विशेष बैठक मुंबई में 1918 में बुलाई गई। उस विशेष बैठक में उदारवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू घोषणा को समर्थन प्रदान किया, वही उग्रवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू घोषणा का विरोध किया। उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक मॉन्टेग्यू घोषणा का विरोध करते हुए मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी। वहीं उदारवादियों ने इसे भारत के लिए मैग्ना कार्टा बतलाया। अर्थात मॉन्टेग्यू घोषणा को लेकर फिर से कांग्रेस दो भाग उग्रवादी और उदारवादी में बट गया था। उग्रवादी और उदारवादी में बट गया था। बार बार कांग्रेस में हो रहे विभाजन को देखते हुए एसएन बनर्जी को लगा कि अब कांग्रेस में हमेशा ऐसे ही मतभेद होते रहेगा, और इसलिए एसएन बनर्जी अपने आप को कांग्रेस से तटस्थ रखने का प्रयास करने लगे। और एसएन बनर्जी ने 1918 ईस्वी में भारतीय उदारवादी संघ अर्थात इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना कर ली। तो उनके द्वारा जो इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी उसका संबंध कहीं ना कहीं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से था। कौन ऐसे राजनेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में महात्मा गांधी का सर्वाधिक साथ दिया था, लेकिन वे उसके परिणाम को नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। देखिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चला है, लेकिन इस आंदोलन को शुरू करने में गांधी जी का सबसे ज्यादा सहयोग अगर किसी ने किया था तो वो बाल गंगाधर तिलक ने किया। लेकिन आंदोलन के शुरू होते ही उनका निधन हो गया, जिस वजह से वे इस परिणाम को नहीं देख सके। और बाल गंगाधर तिलक के निधन होने के बाद ही गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान यह कहे थे कि मेरा महत्वपूर्ण बचाव चला गया, मेरा महत्वपूर्ण बचाव चला गया। खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्न से था। खिलाफत आंदोलन का संबंध मोहम्मद अली से था। मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। निम्न में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? एम.ए. जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था। और गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चलाए थे उसका विरोध करते हुए ही मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन से असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन से असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था? नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920। कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को रखा गया था, लेकिन उसका विरोध चितरंजन दास ने किया, जिस वजह से यहां पर प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। समझ गए? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया चोरी चोरा कांड के कारण। चोरी चोरा कांड के कारण कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? अभी तुरंत बताए हैं। 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता में हो रहे विशेष अधिवेशन के दौरान भी असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था, और यहां पर असहयोग का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने रखा था, लेकिन उसका विरोध सी.आर. दास ने किया। बाद में जाकर महात्मा गांधी सी.आर. दास को मना लिए, और फिर नागपुर में हो रहे वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित किया गया था। समझ गए? और वहां पर प्रस्ताव पेश सी.आर. दास ने ही किया था। तो कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? सी.आर. दास ने, चितरंजन दास ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे जी? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सी.आर. दास। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय। भारतीय राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। निम्न में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था मेरा सबसे महत्वपूर्ण बचाव चला गया? महात्मा गांधी।
यह वक्तव्य किसका है? तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल, समझ गए। और वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी रचना इंडियन अनरेस्ट में, इंडियन